आपका एक बार फिर से भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम सत्ता के गलियारों की हलचल, कानाफूसी और तमाम सारी रोचक खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। ये खबर यूपी पुलिस की आम छवि से थोड़ी जुदा है, जहां एक और लोग पुलिसिया गाली गलौज और थानों में जाने से डरते हैं, वहीं इसके उलट मेरठ में पुलिस कुछ नित नए काम करती जा रही है। और ऐसा मेरठ के एसएसपी अजय साहनी के नेतृत्व में लगातार देखने को मिल रहा है। पुलिस फरियादियों के साथ अच्छे से पेश आए, उनकी समस्याएं सुने, तो इससे आधी समस्या तो अपने आप खत्म हो जाती है। मेरठ के कंकर खेड़ा थाने में एक ऐसे ही इंस्पेक्टर हैं तपेश्वर सागर, जो एक ऐसा काम कर रहे हैं आज के ज़माने में जिसे बिरले ही कर पाते हैं। इंस्पेक्टर तपेश्वर सागर ने 14 साल के एक बच्चे को गोद लिया है। ये बच्चा एक तरह से कहा जाए तो अनाथ है। हालांकि माँ है, लेकिन उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और वो अस्पताल में भर्ती है। 14 साल का यह बच्चा, जिसका नाम अनमोल है, उसका जीवन अब बेमोल हो चुका है। उसके पिता का साया 2.5 साल पहले उठ गया, जिसके बाद मां मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई और अस्पताल में भर्ती है। अनमोल ऐसे में अनाथों की तरह जीवन जी रहा था, लेकिन उसकी किस्मत में इंस्पेक्टर तपेश्वर सागर लिखे थे। जब उनकी नज़र पड़ी तो उस समय अनमोल के पास ना तो खाने को कुछ था, ना पहनने को। इंस्पेक्टर ने उस बच्चे के बारे में छानबीन की और जब यह जाना और पाया तो वो अपने साथ उसको ले आए। आज अनमोल के पढ़ाई लिखाई का, जीवन का, खाने पीने का जिम्मा इंस्पेक्टर ने अपने ऊपर लिया है। पुलिस में ऐसे अनुकरणीय उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं और इस तरह के समाज को संदेश देने वाले काम बहुत हिम्मत से और बड़ी शिद्दत से जो लोग जीवन जीते हैं वही कर पाते हैं। तो मेरठ के एसएसपी अजय साहनी ने अपने ज़िले में एक नहीं ऐसे कई इंस्पेक्टरों की तैनाती की है, जिन्होंने पुलिस की छवि में 4 चांद लगाया है। आए दिन हम आपको उनकी तमाम किस्से और कहानियां सुनाते हैं। ये लावारिस बच्चा एक इंस्पेक्टर के नेतृत्व में संरक्षण में अब अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहा है। जिनके माँ बाप नहीं होते, उन बच्चों का जीवन अंधेरे में कट जाता है, उनके चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं आती। लेकिन इस इंस्पेक्टर ने जितनी हिम्मत का काम किया है, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अनमोल को अब थानेदार ने एक स्कूल में भर्ती भी करवा दिया है। उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा वो उठा रहे हैं, रहने के लिए भी उन्होंने बंदोबस्त किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 14 साल के इस बच्चे को थाने में जो सम्मान मिला, जो उसका बर्थडे मनाया गया, और जिस तरह से तपेश्वर प्रसाद ने अपने पुत्र की तरह उसके लिए उपहार की व्यवस्था की, वो निश्चित ही हृदय को छू जाने वाली है। यूपी के मेरठ के एसएसपी अजय साहनी योगी सरकार के सम्मान को लगातार 4 चांद लगाते रहे हैं। अजय साहनी ने कई जिलों में काम किया है, लेकिन मेरठ में जो उनका ये रूप देखने को मिला है, ये निश्चित ही मुख्यमंत्री और सरकार की ओर से जो उन पर भरोसा जताया गया है, उस भरोसे को उन्होंने नीचे भी उतारा है। पुलिस एक और जहां भ्रष्टाचार के लिए विख्यात है, एक और जहां पुलिस लोगों से बदसलूकी करने के लिए, बदतमीजी करने के लिए विख्यात है, निर्दोषों को फंसाने के लिए विख्यात है, वहीं दूसरी ओर अजय साहनी और उनके इंस्पेक्टरों ने मेरठ सहित उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए ऐसे कई उदाहरण दे दिए अब तक कि लोग आने वाले समय में इनको याद करेंगे। कहते हैं कि सब्र का जो फल है वो मीठा होता है, लेकिन यूपी में जो विधायक मंत्री बनने की आस लगाए हैं, उनके लिए यह फल कड़वा साबित होता जा रहा है। यूपी सरकार में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें हैं, चर्चाएं हैं। विधायक टकटकी लगाए हैं, कोई भी पत्ता खड़कता है तो
प्रयासों का दौर चल पड़ता है। अब बजट सत्र भी हो गया है और पंचायत चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में 20 मार्च से पहले यूपी के मंत्रिमंडल का विस्तार संभावित नजर आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली से देश की सबसे बड़ी नौकरी छोड़कर आए राजनीति में प्रवेश करने वाले साहब को लोग अब तक विभिन्न कुर्सियों से नवाज चुके हैं। जातीय गणित का फार्मूला भी चलता है और सत्र के दौरान जिस तरह से विधायकों की बीजेपी कार्यालय से लेकर लोक भवन तक आमद रफ्त रही, उससे भी ये लगता है कि आने वाले वक्त में यूपी के मंत्रिमंडल में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हालांकि अब पंचायत चुनाव 20 तारीख के बाद कभी भी उसका ऐलान हो सकता है और आचार संहिता लग जाएगी। अगर तब तक ये मंत्रिमंडल विस्तार टला तो निश्चित ही फिर पंचायत चुनाव के परिणाम नेताओं के मंत्री बनने के परफॉर्मेंस का आधार होगा। तो कुल मिलाकर वो भी एक इम्तहान है सब्र का। हालांकि ये माना जा रहा है कि अरविंद शर्मा के एमएलसी बनने के बाद से यूपी में मंत्रिमंडल का कभी भी विस्तार हो सकता है और जिस तरह से उनका दिल्ली का कनेक्शन है और ऊपर का कनेक्शन है, वो निश्चित ही कुछ ना कुछ राजनीति में परिवर्तन दिखलाएगा। इस बात के कयास चल रहे हैं। जिन जिलों को मंत्रिमंडल में अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, वहाँ के विधायक भी सास में हैं कि शायद चुनावी साल में 8-10 महीने के लिए हो सकता है लाल बत्ती मिल जाए। जो सीनियर मोस्ट विधायक हैं वो भी इस चक्कर में है कि उनकी सीनियरिटी को देखते हुए मंत्रिमंडल में उनको जगह मिल जानी चाहिए। बस ये है कि अब पंचायत चुनाव से पहले अगर शपथ हो जाती है तो बहुत सारे लोगों की हसरतें पूरी हो जाएंगी, वरना अगर आचार संहिता लग गई तो फिर दिल के अरमा आंसुओं में बहने के अलावा और शायद कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पद चिन्हों पर चलते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो अपने पद चिन्ह खुद बनाते हैं। हालांकि हर व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी से बहुत प्रभावित होता है, चाहे उसके आचरण से, कार्यशैली से या काम करने के तरीकों से। सरकारी और पुलिस अफसरों में इस तरह के प्रयोग कम देखने को मिलते हैं, लेकिन यूपी के हरदोई जिले में एक नए तरह का प्रयोग हो रहा है इन दिनों। यहाँ पर 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अनुराग वत्स, जो हरदोई के एसपी हैं। वह गाजियाबाद के रहने वाले हैं और उन्होंने प्रत्येक गुरुवार को हरदोई में एक नए तरह का कार्यक्रम शुरू किया है, सच का सामना। सच का सामना यह है कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को एसएसपी के नेतृत्व में कुछ ऐसे मुकदमे के विवेचकों को, उनके आरोपियों को और मुकदमे के वादियों को आमने सामने बैठाकर बात कराई जाती है। अगर वादी को यह तकलीफ है कि फला आदमी का नाम पुलिस ने गलत निकाला है, तो विवेचक को एसपी के सामने बताना पड़ता है कि वह किस आधार पे उन्होंने निकाला और वादी को भी संतुष्ट करना पड़ता है। और अगर किसी को नाहक मुकदमे में फंसाया गया है तो वो भी अपनी बात उसी सच का सामना कार्यक्रम में एसपी के सामने और विवेचक के सामने रखता है। बात खुलकर होती है और खुले मन से होती है और इंसाफ की तराजू पर दोनों पड़ले बराबर रहें, इसका भी ध्यान रखा जाता है। वैसे अनुराग वत्स लखनऊ में अंडर ट्रेनिंग के दौरान रह चुके हैं, लेकिन वह सुल्तानपुर और कानपुर देहात के बाद हरदोई के एसपी बने हैं। अनुराग वत्स यूपी पुलिस की उस नई खेप के अफसर हैं जो खांटी ईमानदारी के लिए प्रसिद्धि पा रहा है। पिछले 3 जिलों में अनुराग वत्स ने अपनी ईमानदारी से जो झंडे गाड़े हैं, उससे बड़े बड़े अधिकारी उनका नाम लेकर ये दावा करते हैं कि वो जहां भी रहेंगे वो भ्रष्टाचार को संरक्षण नहीं देते हैं। नए जमाने के अफसरों में ऐसी सोच और ऐसा विचार कम देखने को मिलता है, लेकिन यह नौजवान अफसर पूरे आईपीएस संवर्ग के लिए एक मिसाल बनता जा रहा है। उसकी ईमानदारी के चर्चे अब उत्तर प्रदेश पुलिस में काफ़ी ऊपर तक हैं। बड़े बड़े डीजी, एडीजी और डीआईजी लेवल के अफसर भी अनुराग की ईमानदारी की चर्चा करते हैं। यूपी का यह पुलिस अफसर
यूपी में ही रह के भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त मुहिम चलाए हुए हैं। अनुराग जिस जिले में रहते हैं वहां थानेदार पैसा लेने की हिम्मत नहीं कर पाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने के वो कतई पक्षधर नहीं है। इसके चलते कई थानेदारों पर उन्होंने कार्रवाई भी की है। सच का सामना एक आशा की किरण है उन लोगों के लिए जिनको पुलिस मुकदमे में फर्जी फंसा देती है या वादी की ओर से उनको फर्जी ढंग से उसमें मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है, लिखा दिया जाता है नाम। सच का सामना में वो अपने आप को निर्दोष कर सकता है और उसका नाम निकाला जा सकता है या किसी आरोपी का नाम बढ़ाया जा सकता है। इस तरह के प्रयोग हमारे और भी जिलों में हो सकते हैं, लेकिन जो एक बार आईपीएस बन जाता है, जिले में एसपी बन जाता है, वो 10 से 1:30 बजे तक तो कार्यालय में बैठकर सरकारी काम निपटाए, 2-4 फरियादियों से मिल के फिर साहब बंगले पर निकल जाते हैं। फिर वो शाम तक रात तक किसी से मिलते नहीं, फिर वो अगले दिन ही जनता से मिलते हैं। तो जो जिलों का हाल है उसमें कुछ गिने चुने अफसर ऐसे हैं जो यूपी पुलिस की साख को बढ़ा रहे हैं। योगी सरकार के लिए भविष्य में भी अनुराग वत्स जैसे अफसर एक एसेट की तरह हैं, क्योंकि वो जहां भी रहेंगे वो ईमानदारी से काम करेंगे और यूपी पुलिस की शान को बढ़ाएंगे। उनको जितने मौके दिए जाएंगे उतना जनता का भला होगा। बहरहाल सच का सामना और सत्य की खोज, ये दोनों एक दूसरे के पूरक बनते जा रहे हैं हरदोई पुलिस में। और हम उम्मीद करें कि अनुराग वत्स का ये जज्बा कायम रहेगा और वो उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसरों और आईपीएस संवर के लिए एक मिसाल बनकर यूपी की सेवा करते रहेंगे। अफसर जब जिलों में तैनात होते हैं तो पद के रौब में होते हैं और इस रौब में कई बार वह जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा कर जाते हैं, उनका अपमान भी कर जाते हैं। यह अपमान उन पर तब भारी पड़ता है उस जिले से किसी दूसरे जिले में ट्रांसफर हो जाते हैं। ताजा मामला यूपी के एक आईएएस और एक आईपीएस अफसर से जुड़ा है जिनके खिलाफ विधायकों ने विशेषाधिकार हनन का विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया है। यह मामला है पीलीभीत के पूर्व डीएम वैभव श्रीवास्तव और गाजियाबाद के पूर्व एसएसपी सुधीर कुमार सिंह का। पीलीभीत के विधायक हैं बीजेपी के अगेस राम शरण वर्मा। उन्होंने तत्कालीन डीएम वैभव श्रीवास्तव जो इस समय रायबरेली के डीएम हैं उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस विधानसभा अध्यक्ष को दिया था, जिसे अब विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया गया है। इसी तरह से नंद किशोर गुर्जर जो बीजेपी के गाजियाबाद के विधायक हैं, उन्होंने तत्कालीन एसएसपी सुधीर कुमार सिंह के खिलाफ सदन में ये मामला उठाया कि उनके खिलाफ एफआईआर लिखकर उन्हें थाने में रात भर बैठाया गया। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने इन दोनों विधायकों की पीड़ा सुनने के बाद मामला अब विशेषाधिकार समिति को भेजा है। निश्चित ही इन दोनों अफसरों की इससे मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि इनसे आने वाले दिनों में इनको नोटिस जारी होगी और इनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। जिलों में रहने के दौरान जो ख्याति और नाम खासतौर से वैभव श्रीवास्तव ने अर्जित किया, उससे ये उम्मीद थी कि यूपी की बीजेपी की जो सरकार है योगी की, वो ऐसे अफसर को दोबारा जिला तो नहीं देगी। लेकिन वैभव श्रीवास्तव तमाम सारे भ्रष्टाचार के बाद भी रायबरेली में जिला अधिकारी के रूप में पद पाने में कामयाब रहे हैं। बीजेपी सरकार में ये बात कई बार आई है कि जनप्रतिनिधियों की अधिकारी और सरकार दोनों उपेक्षा कर रही है। विधायक चिल्ला के मर जाएं, लेकिन सरकार डीएम और एसपी पर कार्रवाई नहीं करती है। ऐसे में उनके सामने विधानसभा ही एकमात्र रास्ता बचता है। और नंद किशोर गुर्जर ने इसी वजह से विधानसभा में 1 साल पहले बड़ा हंगामा किया था। वैभव श्रीवास्तव के बारे में चर्चा है कि कोरोना काल में उन्होंने पीलीभीत में जिस तरह से खुलकर बैटिंग की है, वो योगी सरकार में इतना संभव और आसान नहीं था। लेकिन किसके संरक्षण में किसका हाथ उनके ऊपर है, जो उनको लगातार जिलों में डीएम की कुर्सी से नवाज रहा है। सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, लेकिन जब ये नाम आते हैं तो उसकी
लोग खिल्ली उड़ाते हैं, लोगों को हंसी छूटती है कि पारदर्शिता और जीरो टॉलरेंस की बात यहाँ बेमानी नजर आ रही है। अधिकारी भ्रष्टाचार करके भी सरकार की गोद में बैठ रहे हैं, खूब माल बना रहे हैं और विधायक चिल्लाते चिल्लाते थक जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में इन दिनों हलचल मची हुई है और कई विभागों में वरिष्ठ आईएएस अफसरों के कारनामे सरकार को और उनके अधीनस्थों को परेशान किए हुए हैं। ताज़ा मामला नगर विकास विभाग से जुड़ा हुआ है, जहां के अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे की तानाशाही और मनमानी पूरे विभाग में आतंक का माहौल बनाए हुए है। रजनीश दुबे की कार्यशैली से अफसर अब काम छोड़कर भागने लगे हैं और यहां तक कि कई सारे अफसर मेडिकल ले रहे हैं। नगर विकास के ही विशेष सचिव हैं अवनीश शर्मा, वो आईएएस अफसर हैं, लेकिन अब वो रजनीश दुबे के प्रताड़ना से लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। रजनीश दुबे मीटिंगों में अफसरों और इंजीनियरों को भ्रष्टाचारी बताते हैं, नकारा बताते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, जलील किया जाता है। पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार में जितनी छूट अफसरों को दी गई है, वो खुद तो अपने लिए सारी सुविधा चाहते हैं, लेकिन नीचे के लोगों पर आरी चलाकर सरकार के सामने ये प्रेजेंट करते हैं कि वो सबसे बड़े ईमानदार हैं और नीचे वाले सबसे ज़्यादा बेईमान। रजनीश दुबे के इतिहास के बारे में जो लोग न जानते हो, वो ये जान लें कि वो जिस जिस विभाग में रहे हैं, चाहे वो एलडीए में रहे हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी में रहे हो, उन पर तमाम सारे आरोप लगते रहे हैं। एक वर्ग विशेष के लिए भी वो काफ़ी उनका झुकाव रहता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब अपर मुख्य सचिव अपने विशेष सचिव को ही तंग करेगा, एक आईएएस दूसरे आईएएस अफसर का सम्मान खाली इसलिए नहीं कर रहा है कि वो पीसीएस से प्रमोट होकर आईएएस बना है। ये तानाशाही शैली यूपी में अफसरों के मनोबल को गिरा रही है। यूपी के स्टेट अफसरों का कैडर 172 के करीब है, बहुत सारे अधिकारी हैं, लेकिन अगर उन्हें दोयम दर्जे का समझा जाएगा तो अवनीश शर्मा जैसे लोग काम के बजाय घर बैठना ज़्यादा पसंद करेंगे। अवनीश शर्मा छुट्टी लेकर चले गए हैं, वो दोबारा नगर विकास विभाग में नहीं लौटना चाहते हैं। रजनीश दुबे की जो कार्यशैली है उससे उनके साथ कोई आदमी काम करने को तैयार नहीं हो रहा है। तो रजनीश दुबे सरकार की आंख का तारा हैं। वो चिकित्सा शिक्षा विभाग में 3 साल से ज़्यादा रहे और मनमानी करते रहे। यूपी आरएनएन के इंजीनियरों से लेकर मेडिकल कॉलेज तक में उनका पूरा कंट्रोल रहा। अब तो खैर समुद्र में पहुंच गए हैं, दोनों हाथ से नाव चलाओ चाहे स्टीमर पे बैठो। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में इन दिनों हंगामा मचा हुआ है। हंगामा मचाने वाले प्रमुख सचिव हैं बीएल मीना। उनका आतंक इस कदर कायम है कि अधिकारी अस्पताल पहुंच जा रहे हैं, लोग छुट्टी ले रहे हैं, लोग कार्यालयों से भाग जा रहे हैं, सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है। पहले आइए सुनाते हैं हम आपको ताज़ा घटनाक्रम कि बीएल मीना किस तरह से जो जिलों के साथ मीटिंगें होती हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, उसमें किस तरह से व्यवहार करते हैं अपने अफसरों से, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ एक बाबा त्रिपाठी बैठता है डायरेक्टर, वो जमूरा है, जमूरा, ठीक है। इतना रायता इस डायरेक्टर ने फैलाया, इतना रायता फैलाया इसने, इसको कुछ आता है। बोलो भाई डायरेक्टर त्रिपाठी झूठ क्यों फैला? क्योंकि एक बेवकूफ आदमी को डायरेक्टर बना के बैठा दिया है सरकार ने, है, इसको कुछ आता जाता नहीं है। रिकॉर्ड निकल रहा, उसका एफआईआर होगा SC/ST एक्ट में, निदेशक का भी होगा SC/ST एक्ट का। बताइए ये डायरेक्टर बैठा दिया, मान ली कहाँ से चिड़ियाघर से लाके, जिसको न आता न जाता, PCS IAS फला पाता, इधर लेटर लिखेगा उधर लेटर लिखेगा। अरे तो डायरेक्टर जो है वो जमूरा है और वो जेल जाएगा, चिड़ियाघर से आया है। डायरेक्टर हैं आईएएस अफसर बालकृष्ण त्रिपाठी। प्रमुख सचिव बीएल मीना की जो तानाशाही है और जो उनकी कार्यशैली है, उसके चलते अब वो इस समय अस्पताल में एडमिट है सहारा के। उनको सीने में दर्द की शिकायत हुई और वो हॉस्पिटलाइज हो गए। इससे पहले अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारी भी
लंबी छुट्टी पर जा चुके हैं और उनके खिलाफ सड़क पर मार्च और प्रदर्शन कर चुके हैं। लेकिन सरकार को ये सब अच्छा लगता है कि बीएल मीणा ईमानदारी का खुद झंडा उठाए हुए अपने आप को साबित करने में लगे हैं और उनके नीचे सारे बेईमान बैठे हैं। भरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अफसरों को इस तरह से बेइज्जत करना, पूरे प्रदेश के अधिकारी इसको सुनते हैं और मीणा साहब इसको कॉलर ऊंचा करके सुनाते हैं। बालकृष्ण त्रिपाठी एक आईएएस अफसर हैं और जिस तरह से ये दुर्व्यवहार उनके साथ हुआ है उसके बाद निदेशालय में कामकाज ठप कर दिया गया है। प्रमुख सचिव के खिलाफ बगावत हो रही है, नारेबाजी हो रही है, पेपरबाजी हो रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। ये दर्शाता है कि यूपी में अफसरों को खुली छूट मिली हुई है और वो जिस तरह से शासन सत्ता को चलाना चाहते हैं उस तरह से चलाएं, चाहे डंडे के दम पर, चाहे गाली के दम पर, चाहे प्रेम से। खैर, प्रेम मोहब्बत नाम की चीज़ होती तो ये नौबत क्यों आती। बीएल मीणा जहाँ भी रहे विवादों में रहे हैं और उनकी कार्यशैली और उनका व्यवहार उनको विवादित बनाता रहा है। उनकी ये जो भाषा है इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिसके नाते आज सरकार को कर्मचारियों के आंदोलन का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ऐसे अफसरों से जितनी जल्दी छुटकारा ले ले उतना बेहतर होगा। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में खुद को ईमानदार साबित करने के लिए अधीनस्थों को जेल भेजना, निलंबन कर देना, मीटिंगों में बेइज्जत करना, ये एक तरह से चलन बनता जा रहा है अफसरों का। लेकिन अफसर खुद कितने दूध के धुले हैं उनकी मॉनिटरिंग कौन करेगा। लेकिन लोकतांत्रिक सिस्टम में सरकार ने किसी अफसर को इतनी छूट या अधिकार नहीं दे रखा है कि वो अपने अधीनस्थों के साथ दुर्व्यवहार करे, गाली गलौज करे और भरी मीटिंग में उनको बेइज्जत करे। महिलाओं का सम्मान का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोई अगर ईमानदार है उसको इस बात का अभिमान हो सकता है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरे को गाली देकर और बेईमान कहकर अपमानित करने का अधिकार किसी को नहीं है। बीएल मीणा का जो कार्यशैली है उस पर यह कहना मुनासिब होगा कि जीत किसके लिए, हार किसके लिए, उम्र भर ये तकरार किसके लिए, और जो भी आया है एक दिन तो जाएगा, फिर इतना अहंकार किसके लिए। बहरहाल ऊपर वाला और ईश्वर ऐसे अफसरों को भी सद्बुद्धि दे। इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर कुछ रोचक और चटपटी खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।